हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिज़ॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई 2025 की 4543 पोस्ट के लिए भाई जानदार शानदार मूल विधि की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वहां से आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो और ये पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। एकदम फ्री है ना, फ्री ऑफ कास्ट है, कुछ भी यहाँ पर पे नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैसेज करना पड़ेगा फॉलो करके। दूसरी चीज देखिएगा, एकदम सभी लोग तैयारी पर लगे हैं। कुछ लोग दिवाली पर लगे हैं, दिवाली त्योहार, दीपावली, दिवाली पर लगे हैं, और कुछ लोग दिवाला निकाल रहे हैं। अरे अबे कहाँ है, साल थोड़ो एग्जाम हुए, मतलब वो अंदर अंदर तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको तुमको सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अभी नहीं एग्जाम होगा। अभी एग्जाम डेट एक महीने पहले बता दी जाएगी 2025 यूपीएसआई के लिए। तो इसलिए मतलब दिवाली बाद पढ़ेंगे, दिवाली के बाद फिर छठ पूजा होगी तो कहेंगे छठ मैया को विदा करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। छठ मैया की पूजा वूजा करके हम लोग पढ़ेंगे ना। तो पढ़ते चलो, मैया कर्म का फल तभी देंगी जब आप कर्म करोगे, है ना, ठीक है। क्योंकि बिना कर्म के फल कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर आप राम राम जपना पराया माल अपना करते रहोगे तो कब तक चलेगी कहानी। कभी ना कभी तो आपको अपने हाथ पर मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2025 यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए या उत्तर प्रदेश पुलिस नवंबर में आ रही है भाई, 26,000। तो आप सभी लोग अपनी अपनी कमर कस लीजिएगा पढ़ने के लिए, है ना। और बहुत ही जल्द अदर आपकी भी और भी क्लासेस चलने वाली हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, और उसके बाद दिवाली तक वेट करें। दिवाली के बाद से आपको सारी चीजें दी जाएंगी। आगे आते हैं, ये आपके सामान्य अध्ययन सामग्री जिसमें मूल विधि और संविधान है। इस पुस्तक में घटना चक्र की संविधान मैंने पूर्णतया समाप्त कर दिया, मूल विधि स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी आपके पास 4 लेक्चर पहुंच चुके हैं, और ये आपको 5वां लेक्चर दिया जा रहा है, जिसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे। कल की क्लास में भी मैंने बता दिया था। तो मूल विधि में आपको बीएनएस भी मैंने पढ़ा दिया, बीएनएसएस भी हमने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, इस किताब से जितना कुछ हो रहा है। आगे आते हैं, कुछ और बता देते हैं फिर चलते हैं। देखेगा, महिला बच्चों एवं अनुसूचित जातियों के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, पूरी थ्योरी मैंने पढ़ा दिया। आज इसी चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करके यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, पीवाईक्यू मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो इनको करना है, तो आपके लगभग 150 प्लस क्वेश्चन है। तो पूरे क्वेश्चन एक ही क्लास में कराएंगे, जो भी टाइम लगेगा आप देख लीजिएगा। 2 घंटे की मिनिमम क्लास ये शायद होने वाली है, उससे ज्यादा की होगी तब भी हम करा देंगे ना। जितने भी क्वेश्चन है फिलहाल इसी एक क्लास में करा दिए जाए। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एवं वन्य जीव संरक्षण पढ़ाएंगे। फिर मानवाधिकार आएगा, एक एक करके हम सब कुछ पढ़ाने वाले। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन पढ़ा सब कुछ देंगे, ठीक है ना। आइए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ, और आप सभी लोग अपने दोस्त मित्र तक जरूर इस सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। इतना प्रयास करना। तो आइए, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये आपके मूल विधि में, ठीक है। मूल विधि की ये प्रैक्टिस सेट कह सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। अब जान लगा दो, जाने मत देना कुछ भी। अगर जान लगाओगे तो कुछ कल्याण हो जाएगा, लेकिन जाने दोगे तो कब तक जाने दोगे, अपने जीवन से क्या क्या जाने दोगे। ये भी जाने दो, वो भी जाने दो, इनको भी जाने दो, उनको भी जाने दो, अरे किसी को तो पकड़ कर रखो प्रभु, है ना। कब तक सबको बस जाने ही दोगे क्या। तो अब जाने नहीं देना है, अब क्या करना है, इनको पकड़ के रखना है। आइए पहला क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो आप कहेंगे दहेज लेना प्रतिबंध और दहेज देना भी प्रतिबंध लगाना। तो दोनों सही है, पढ़ाया भी है बताया भी है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आता है, 1961 में आता है, अधिनियमित किया गया। दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसकी रोकथाम के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया, अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दहेज देने व दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना है। दहेज की परिभाषा धारा नंबर 2 में दी गई, बता रखा है हमने। दहेज को प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया। इसके अनुसार दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय
विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतया मतलब प्रत्यक्षतया या फिर अप्रत्यक्षतया दी गई या दी जाने के लिए करार की गई वस्तुओं को, पैसों को, रुपयों को, हर एक चीज को क्या कहा, दहेज कहा गया है। दहेज में क्या शामिल नहीं है, तो मेहर शामिल नहीं है, क्या, मेहर। ठीक है, कहा गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 परिभाषित करती है दहेज में उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम कहा गया आपके स्वाविविद या आपके शरीयत लागू होती है, तो उनमें मेहर इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। क्या नहीं शामिल होता है, मेहर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिनियमित कब होता है, तो 20 मई 1961 से, याद रखो डेट। कहा गया आपके मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ क्या है, अर्थ दिया गया है, क्या दिया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में बताया गया। कहां पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में बताया गया। आगे आते हैं, और कुछ कुछ जगह पर हम आपको अब देखो मतलब थ्योरी नहीं बताएंगे, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सब कुछ पहले पढ़ा दिया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति पद की वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेने या दहेज देने का दंड है, तो धारा 3 में कहा गया है। कहां पर, धारा 3 में। ठीक है, धारा 3 में दंड का प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देने या लेने के दुष्प्रेरित करेगा तो न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का उनमें से जो अधिक होगा उससे दंडनीय होगा। दहेज लेना एवं दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, तो आप कहेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 3 के अनुसार ये बताया गया यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा, दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरित करेगा तो वो कारावास 5 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना भी 15,000 रुपए लगभग लगेगा। दहेज लेने का समझौता, दहेज देने या लेने का समझौता अमान्य है। क्या है, अमान्य है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार दहेज लेने या करार करने हैं। आगे कहा गया है कि दहेज देना या लेने का करार समझौता शून्य या अमान्य होता है। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती या आपके असमनी होता है। दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी, तो आप कहेंगे माता पिता को, यदि संतान हो तो उसे, तो ए और बी दोनों को। ठीक है, आगे आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 की सब आर्टिकल 3 या सब धारा या उपधारा 3 के अंतर्गत या अनुसार जहां किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो वहां स्त्री के वारिस उसे आपके कागज तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने का हकदार होंगे, परंतु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के बाद हो जाती तो वहां ऐसी संपत्ति यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित की जाएगी, यदि संतान है तो ऐसी संतान को भी अंतरित की जाएगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संज्ञान कर सकता है, तो आप कहेंगे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। कल बताया भी था मैंने इसके बारे में, धारा 7 में ये बात बताई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज देने या दहेज लेने का करार एक शून्य करार होता है। कहां पर, शून्य। धारा 5 में ये बात बताई गई। कहा गया दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक कहा गया आपके नवैयत निम्न में से क्या है, तो आप कहेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य ही होगी। क्या होगी, शून्य होगी। कहा गया यदि किसी व्यक्ति का अभियोजन दहेज लेने या दहेज लेने के लिए उत्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया गया है तो सबूत का भार अभियुक्त पर रहेगा। किस पर, अभियुक्त पर रहेगा। धारा नंबर 8 का के अनुसार यदि
किसी व्यक्ति का अभियोजन दहेज लेने या दहेज लेने के लिए उत्प्रेरित या आपके दुष्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया गया है, तो यह साबित करने का भार उसी पर अभियुक्त पर होगा कि उसने वह अपराध नहीं किया है। आगे आ जाओ भाई, बहुत जानदार शानदार ये 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठे और बताएं कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। दहेज लेना एवं देना किस अवधि के अंतर्गत, तो आप कहेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत। दहेज अपराध धारा 304 खा आपके भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे पुलिस आपके उपाधीक्षक अंतर के अधिकारी के द्वारा। ठीक है, जो पुलिस होते हैं जिसके लिए आप पढ़ रहे हो एसआई के लिए, उसी के अंतर्गत किया जाता है उपाधीक्षक। ठीक है, तो 304 के खा के भारतीय दंड संहिता की विवेचना पुलिस आपके कहा गया उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम को 2013 में अधिनियमित किया गया। कब? 2013 में। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 22 अप्रैल 2013 को अधिनियमित किया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत तक है तथा इसका प्रवर्तन या लागू 9 दिसंबर 2013 से होता है। कब से? 2013 से। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और कागा प्रतितोष अधिनियम 2013 कब से लागू होता है? 9 दिसंबर 2013 से लागू होता है। किसी कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला से अभिप्रेत है, तो आप कहेंगे कोई महिला जो पति की क्रूरता से पीड़ित है, कोई महिला जो नातेदार की क्रूरता से पीड़ित है, कोई महिला जो आपके प्रत्यार्थी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप है, तो उपयुक्त आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आगे आते तो कोई महिला जो आपके प्रत्यार्थी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है उससे है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 2 का के अनुसार कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला वह कहलाती है जो प्रत्यार्थी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। आगे आता है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न नहीं है, तो साथ में खाना खाने का अनुरोध करना, ये आपका लैंगिक उत्पीड़न नहीं है। ठीक है, कहा गया महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 की धारा 2 अंगा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित कोई या एक या अधिक अवांछनीय कार्य का व्यवहार आते हैं, जैसे शारीरिक संपर्क और आपके अग्रगमन या लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक मौखिक या अमौखिक आचरण करना। ठीक है, अतः साथ में खाना खाने का अनुरोध करना लैंगिक उत्पीड़न नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल के अंतर्गत आता है, तो सभी आते हैं, ये सब बताया मैंने। ठीक है, सब के सब आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आंतरिक कहा गया आपकी परिवाद समिति का गठन कौन करता है, तो कार्यस्थल का नियोजक करता है। 2013 कहा गया आपके महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और आपके प्रतिशोध अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन करता है। कहा गया स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है, तो जिला अधिकारी करता है। कौन करता है? जिला अधिकारी, धारा 6 के अनुसार करेगा। ठीक है, धारा 6 के अनुसार प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थानों से जहां 10 से कम आपके कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है, या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए स्थानीय परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगी। आगे आता है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आप लोग अभी तो ठीक है, अभी आप कुछ नहीं करो, मुझे पता है ना, कोई दिक्कत ना। एक टाइम आएगा जब आप इन क्लासों को खोजोगे यूपीएसआई 2025 के लिए कि काश ये क्लासें मिल जाए हमको ना, और फिर सोचोगे कि सारी क्लासें एक साथ पढ़ा दी जाए, पूरी की पूरी बुक
एक एक क्लास में दे दिया जाए ना, तब फिर आप सोचते रह जाओगे और ये घटना आपकी घटित हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना भाई। कहा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सुलह धारा 9 में है, ये सुमेलित नहीं। लैंगिक उत्पीड़न से निवारण धारा 3 में, आंतरिक परिवाद समिति का गठन धारा 4 में, स्थानीय परिवाद समिति का गठन धारा 6 में है। तो आप कहेंगे लैंगिक मतलब सुलह किसमें, तो धारा 10 में है। किसमें, धारा 10 में। लैंगिक उत्पीड़न का कहा गया परिवाद करने के लिए समय सीमा, तो घटना की तारीख से 3 माह तक। ठीक है, धारा 9 के अनुसार कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर और आपकी श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर लिखित में आंतरिक समिति को, और यदि आंतरिक समिति का गठन नहीं हुआ है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी। आगे आते हैं हम। आगे देखते हैं, आगे आते हैं कि आगे सुलह किस प्रक्रम पर हो सकता है, तो जांच प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और आपके परितोष अधिनियम 2013 की धारा 10 के अनुसार क्या हो सकता है, के अनुसार यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच प्रारंभ करने से पूर्व व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और काग्या प्रत्यार्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी, परंतु कोई धनी समझौता सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और आपके प्रतितोष अधिनियम 2013 की कौन सी धारा जांच कार्यवाहियों एवं संबंधित पक्षकारों के नाम, पहचान और पते को प्रकाशित एवं सार्वजनिक करने पर रोक लगाती, तो धारा 16 लगाती। कौन लगाती, धारा 16 लगाती। ठीक है, आगे आते हैं, वही लिखा है सब कुछ ना। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर लागू है, तो आप कहेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर लागू है। 2021 में पूछा भी गया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम से सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय में शाखा में आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे आते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है, तो आप क्या बोलो, कार्यस्थल पर महिलाओं और लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम। ठीक है, तो निवारण प्रतिषेध और आपके प्रतितोष अधिनियम 2012 को लोकसभा द्वारा 3 सितंबर 2012 को तथा राज्यसभा द्वारा 26 फरवरी 2013 को पारित किया गया। 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई और उसके पश्चात मंजूरी मिलने के पश्चात कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण कहा गया प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 के रूप में 9 दिसंबर 2013 को लागू होता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी। आओ तो देखते हैं। आप कहेंगे सी बॉक्स है। कौन सी, सी बॉक्स। तो कहा गया कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए सी बॉक्स एक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी। सी बॉक्स का मतलब आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। आगे आते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है, तो आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे धारा 3 में परिभाषित किया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को। घरेलू हिंसा में महिलाओं का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग और आपका भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आता है, 2005 में आता है। कब, 2005 में 13 सितंबर 2005 को प्राप्त हुआ राष्ट्रपति की स्वीकृति
और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित भी हुआ और 17 अक्टूबर 2006 से लागू होता है। पूछा जाता है, कहा गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था, तो 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित होता है और 26 अक्टूबर 2006 से लागू होता है। आगे देखो, अब आगे आप सभी लोग बहुत ध्यान से बताना, निम्नलिखित में से किस मामले में, एक सेकंड, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने के हकदार है, और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का घर है या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति का है का घर होगा। किस में बताया गया है, किस अधिनियम में? तो कहा गया SR सिंह बनाम श्रीमती R सिंह, आपके IER 2007 के द्वारा बताया गया था क्या? बोलो, आगे आता है, वैसे तो मैंने ये नहीं पढ़ा रखा है, आगे आता है, कहेंगे SR बन्ना बनाम श्रीमती तरुणा बत्रा या बत्रा, ठीक है, बत्रा 2007 के 03 आपके कहा गया HCC 169 में बताया गया, ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, तो SR आपके बत्रा बनाम श्रीमती आपके तरुण या तरुणा बत्रा 2007, ठीक है, कहा गया को 2007 के मामले को, ठीक है, संरक्षण अधिनियम को मामले में उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 धा या 2S में परिभाषित साझा घर के अर्थ को स्पष्ट करते हुए माना कि पत्नी केवल एक साझा घर निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है, और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति है का घर होगा। ठीक है, आगे देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर है। आगे आता है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में सामाजिक शोषण शामिल नहीं है, बात वहां पर भी मैंने बताया, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, आर्थिक शोषण शामिल होंगे, लेकिन ये बात धारा नंबर 3 में बताई गई है आपसे। ठीक है, आ दो भाई, कहा गया कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में कहा गया सद्भाव पूर्वक सूचना देता है, उसका कोई दायित्व तो नहीं है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी को सूचना और दायित्व के कहा गया अपवर्जन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति या पड़ोसी संबंधित सुरक्षा या संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की कहा गया सद्भाव पूर्वक सूचना देता है तो इससे उसका कोई सिविल या दंडिक दायित्व नहीं होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? तो आप कहोगे संरक्षा अधिकारी व्यतीत महिला व्यतीत व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, तो उपयुक्त सभी। धारा 12 के 1 के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई। कहा गया निम्नलिखित में से किसमें घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? नुकसान पहुंचने के लिए किया गया कार्य, आकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, कहा गया पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान होता है। अब आप बताएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कहा गया घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 5 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, आकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है तथा आपके पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता रखते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। तो आप कहेंगे पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर, किसके? पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यतीत या पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी अधिसूचित आश्रय गृह के कहा गया आपके भार साधक व्यक्ति से
उसको आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करेगा। आगे देखो, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं है? तो आप कहेंगे मानसिक दुरुपयोग। तो घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोगों के विभिन्न प्रकार की श्रेणी शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक भाव आपके भावात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल है, जबकि इसमें मानसिक दुरुपयोग शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा तो संज्ञेय और आपके गैर जमानती होगा। आगे आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण अधिकारी को सद्भाव पूर्वक या सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करता है, तो धारा नंबर 35 के अंतर्गत। ठीक है, तो सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही धारा नंबर 35 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई किसी बात से कारित किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा तो समस्त भारत में होगा। कहां पर होगा? समस्त भारत में। धारा नंबर 27 के अंतर्गत बताया गया, 27 के उपधारा 2 के अंतर्गत। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया? तो धारा नंबर 3 है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब आ भी सकता है आपके एग्जाम में भी। अच्छा, कितने लोग सीरियस कैंडिडेट है, मतलब कि पढ़ने के लिए कि बढ़िया सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं कि हमको एसआई बनना है? कुछ लोग तो बस टाइम पास करने आते हैं, देखो एकदम स्पष्ट है ना। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमसे क्या मतलब है ना, पढ़ लेंगे देखा जाएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात है, नहीं पढ़ लेते हैं ना। तो ऐसे नहीं पढ़े, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो भाई कमर कस के पढ़िएगा ना। चलो आगे आते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है तो संपूर्ण भारत में। कहां पर है? संपूर्ण भारत में। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया? तो आप कहेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। ठीक है, लागू कब से होता है? 9 दिसंबर 2013 से लागू हो जाता है। ठीक है, ये बात कई बार बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर स्किप करते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2Q में वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया गया? किसमें कहा गया है बताएंगे? कहा गया पुनीत वर्मा बनाम रमाकांत वर्मा, कहा गया AIR 2016 SC 4441 में कहा गया क्या? आगे आता है, आपको मैंने बताया विकास दत्त है ना, विकास विजय सिंह, विकास दत्त। तो आप कहेंगे आपके हीरल पी हरशोरा बनाम कुसुम, आपके नरोत्तम दास हरशोरा, कहा गया AIR 2016 SC 4774 में बताया गया है। आगे आता है 2016 में है ना, हीरल पी आपके हरसोरा बनाम कुसुम, आपके नरोत्तम दास हरसोरा AIR 2016 को के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 में वयस्क शब्द को हटा दिया गया। क्या? वयस्क शब्द को हटा दिया गया। ठीक है, आते हैं आगे देखो, कहा गया बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? तो वर्मा कमीशन को बनाया गया था। 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुई बलात्कार के कहा गया आपके नृशंस घटना के बाद न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलना या उनमें संशोधन करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 दिनों में 630 पन्नों में पूरी करके सौंप दिया। स्त्री का
कहा गया आपके अष्टरूपण या प्रतिषेध अधिनियम कब आता है, तो आप कहोगे 23 सितंबर 2000 अरे 1986 को, ठीक है, 1986 में आता है, ठीक है। स्त्री का आपका अष्ट, कहा गया आपके अष्ट या आपके आशिष्ट आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू होता है, तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 1987 से। कहा गया स्त्री के आशिष्ट रूपण से अभिप्राय है, तो आप कहेंगे स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो, स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति आकृति हो, शरीर के किसी स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे, तो उपयुक्त सभी, वही बात है यहाँ पर लिखे। स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का अर्थ है तो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी से। आगे आता है, आगे देखते हैं। तो स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत आगे अधिकृत अधिकारी का अर्थ राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राज्य पत्रित अधिकारी है। कौन सी धारा स्त्री के आशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती, तो धारा 3 लगाती। कौन लगाती, धारा 3 लगाती है। आगे किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का आशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन पर डाक से भेजने का प्रतिषेध, तो धारा 4 बताती है। आगे कहा गया निम्न तथ्यों के संदर्भ में स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे। कहाँ लागू नहीं होंगे बताएं, तो आप कहेंगे ऐसी लोकहित में ऐसा लेखन रेखा चित्र प्रकृति आकृति जो विज्ञान, साहित्य, कला के सामान्य प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, जो प्राचीन स्मारक या आपके पुरातत्वीय स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो, ऐसी फिल्म जिस पर आपके कहा गया ऐसी फिल्म जिसमें आपके सिनेमोटोग्राफ अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू हो, तो उपयुक्त सभी पर। आगे आता है, कहा गया स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सी बात सही है। ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का आशिष्ट रूपण शामिल हो, अवैध है। कहा गया उपयुक्त उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं। यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग आपके प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है, ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। तो आप क्या बोलोगे, पी और क्यू दोनों है, वही प्रश्न पीछे भी था, सेम टू सेम। कहा गया प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियमित किस धारा में, तो धारा 5 में है। कहा गया स्त्री आशिष्ट रूपण क्या बोलोगे, स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 में प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उन स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत किया हो प्रवेश कर तलाशी ले सकता है। कहा गया स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के किस धारा में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान किसी भी तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे, तो धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत ये बात कही गई। कहा गया जो कोई स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 और 4 का उल्लंघन करेगी वह दंडित होगी। तो कल भी ये पढ़ाया था 2 वर्ष तक कारावास और 2000 रुपए तक के जुर्माने से। आगे देखो, स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 के उपबंधों का कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है तो वह दंडित होगा। किससे दंडित होगा, ऐसे कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी होगा।
तो आप क्या बोलोगे, ऐसा कारावास जो 6 माह से कम का ना हो किंतु 5 वर्ष तक का हो सकता है, और 10,000 रुपए तक का, 10,000 रुपए से कम नहीं किंतु 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास कैसी लगती है ये भी थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो आप लोग ना, तो अच्छा भी लगे, वही बात यहाँ पर कह दी गई है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपके पास से 62। स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 8 के अंतर्गत संज्ञेय और जमानती है। ठीक है, भाई कागे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर्मचारी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर कहेंगे नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, तदर्थ या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, तो उपयुक्त सभी अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो धारा 2(4) में कर्मचारी को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत कोई आपके सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार और आपके परिवीक्षाधीन कर्मकार या शिशु या फिर आपके प्रशिक्षु या ऐसी किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई भी शामिल हो सकता है। ओके, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 की धारा 15 निम्न में से किससे? तो आप कहेंगे प्रतिकर का अवधारणा। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की सहमत से कब मंजूरी, या राष्ट्रपति की सहमत कब? तो 22 अप्रैल 2013 को मिलता है, 22 अप्रैल 2013। चलो आगे आता है, कागे किन परिस्थितियों में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन आपके गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक या लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत किया जा सकता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कि यदि गर्भवती महिला को 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुए या भ्रूण हानि हुई हो तो। ठीक है, आगे देखो, ये धारा नंबर 4 के अधीन बात कही गई कि निम्न परिस्थितियों का वर्णन किया गया जिसके अंतर्गत प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व किया जा सकता है। यदि गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक है, गर्भवती स्त्री के 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है, कोई अन्य शर्त जो कोई बोर्ड द्वारा भी निर्दिष्ट की जाए। कहा गया गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत कौन सा न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का निवारण कर सकता है? तो आप कहेंगे आपके मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे देखो, तो धारा 28 के उप धारा 2 के अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकते हैं। कहा गया नियम बनाने की शक्ति स्त्री आशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है। किसको? केंद्र सरकार। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब प्रवृत्ति या लागू होता है? तो आप कहेंगे 30 दिसंबर 1956 को। ठीक है, आगे आ जाओ सभी लोग। क्वेश्चन सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना ना, अपने प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ रहे हो ना, या आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो आप सभी लोग स्टेटस वगैरह भी लगा सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार, तो आप क्या बोलोगे? संपूर्ण भारत में है। ठीक है, तो अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित तो धारा 2 का में, कहां पर? धारा 2 का में कहा गया अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वयस्क से अभिप्राय क्या है? तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो कम से कम, वही वयस्क माना जाता है। तो धारा 2 के सी का या आपके गा का में वयस्क परिभाषित किया। इसके अनुसार मतलब 18 वर्ष की आयु पूरी, ये तो आप सभी लोग जानते हैं।
कहा गया अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है, तो आप कहेंगे धारा 2 में। ठीक है, आगे देखो, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है, तो आप कहेंगे वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु तो लैंगिक शोषण एवं आपका दुरुपयोग। 2 के अनुसार कहा गया अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडित होगा किस धारा से, तो धारा नंबर 4 से। किससे, धारा नंबर 4 से। आगे आता है, आगे कहा गया है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 4 में वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर पूर्णतया या भागतया जीवन निर्वाह करेगा, वह 2 वर्ष के कारावास या 1000 रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। और या जहां ऐसे उपार्जन किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित है, वहां न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास से दंडनीय होगा। अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 7(1) के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंतर वेश्यावृत्ति प्रतिषेध है, तो आप कहोगे 200 मीटर के अंतर्गत। कितना, 200 मीटर। यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है, तो दंडित होगा, तो आप कहेंगे न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकता है, और 2000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आगे आते, वही चीजें लिखी हैं तो इसलिए इतना नहीं पढ़ेंगे। आगे अल्पव्यय व्यक्ति या आपके अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 कब लागू होता है, तो 28 दिसंबर 1956 से। कहा गया आप कहें अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है ऐसी पुस्तक पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हो, ऐसी पुस्तक पत्रिका या प्रकाशन जिसे पढ़ने से किसी अल्प व्यय में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़े। आगे देखो, ऐसी चित्रित कहानियां जिसे पढ़कर या देखकर अल्प व्यय को भ्रष्ट करने में योगदान मिले। ऐसा कहा गया ऐसे बिना चित्र की कहानियां जिससे अल्प व्यय में हिंसा का क्रूरता के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़े, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिलहाल वहीं लगा देते हैं, चलो यहीं लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, आइए देख लेते हैं इधर। कहा गया अल्प व्यय व्यक्ति आपके हानिकर प्रकाशन अधिनियम की धारा 2 के अनुसार अपहानिकर प्रकाशन से कोई ऐसी पुस्तक पत्रिका पुस्तिका पत्रक समाचार पत्र या अन्य वैसा ही प्रकाशन अभिप्रेत है जिसमें चित्रों की सहमत से या चित्रों के बिना अथवा आपके पूर्ण रूपेण चित्रों में कही गई कहानियां हैं जिससे पढ़ने या देखने से अल्प व्यय में अपराध करने की प्रवृत्ति भ्रष्ट या हिंसा या क्रूरता के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़े। कहा गया अल्प व्यय व्यक्ति से अभिप्राय है तो 20 वर्ष से कम आयु, कल भी बताया था मैंने। ठीक है, धारा नंबर 2 के अनुसार अल्प व्यय क्या 20 वर्ष से कम आयु। राज्य किससे परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है, तो महाधिवक्ता के परामर्श से। अच्छा, संविधान में महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है, यहाँ पर तो धारा 4(1) के अनुसार राज्य सरकार महाधिवक्ता के परामर्श के बाद। कमेंट किया करो आप सभी लोग ना, जो पूछा जाता है ऐसे टुकुर टुकुर सुनने से और देखने से कोई मतलब ना है, अपनी आंख कान नाक मुंह हाथ पैर सब चलाते रहो तभी कुछ होने वाला है। कहा गया अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है, तो धारा 2 के का में। कहा गया लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से। आगे देखो, 11 दिसंबर 1992 को स्वीकृति मिली थी। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति दी, तो आप कहेंगे 19 जून 2012 को दी थी। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस तारीख से प्रभावी हुआ, तो आप कहोगे 14 नवंबर 2012 से प्रभावी हुआ। 19 जून 2012 को अपनी सहमति दी थी राष्ट्रपति ने।
किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए किसी रूप काव्य प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा, तो आप कहेंगे लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के 3 अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी काव्य प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक उत्पीड़न। कहा गया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है, तो आप कहेंगे बालकों का अपराधी बनने से रोकने हेतु। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य बालकों पर लैंगिक हमला रोकना, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के प्रकाशन को रोकना तथा लैंगिक हमले के शिकार बालकों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय का गठन करना आदि है। जबकि बालकों का अपराध बनने से रोकना इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कहा गया लैंगिक आपके परितोषण में निम्न बातों में नहीं आएंगे, तो आप कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी बालक की आपकी कहा गया जननेंद्रियों का प्रदर्शन नहीं आएगा। किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों या आपके कहा गया प्रवेशन के साथ या बिना करना नहीं आएगा। किसी बालक का अशोभनीय या आपके अश्लील पूर्ण प्रदर्शन करना। ठीक है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत लैंगिक आपके परितोषण में निम्नलिखित सम्मिलित है। किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में कहा गया आपके प्रवेशन के साथ या उसके बिना करना, किसी बालक का अशोभनीय या आपके अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शन करना। कहा गया अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए कम से कम 5 वर्ष का कम से कहा गया 5 वर्ष से कम नहीं कारावास होगा, कम से कम 5 वर्ष का होगा। धारा नंबर 14 के अनुसार कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वह कम से कम 5 वर्षों का कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आगे आता है। कहा गया किसी आयोग को कौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। कहा गया यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक भारतीय वैधानिक निकाय है यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। इसके अध्यक्ष आपके प्रियांक कानून गो हैं। आगे आता है। कहा गया यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 हाल ही में 2019 में अधिनियमित या संशोधित किया गया है 10 धाराओं में। आ दो भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों के घोषणा को किस वर्ष? तो 1959 में अपनाया था। कब? 20 नवंबर 1959 को अपनाया गया तथा बच्चों के अधिकारों की घोषणा में 10 सिद्धांत दिए गए। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस अथवा सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार पर हुए सम्मेलन के सुझावों को अपनाया तथा 20 नवंबर 1989 से इसे बाल अधिकारों की घोषणा का हस्ताक्षर के लिए खोला, जो 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ। वर्तमान में 196 देश पक्षकार होंगे। कहा गया को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया तो 20 नवंबर 1959 को। आगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप कहेंगे 2005 में। 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत बालक अधिकार अभिसमय के अनुसरण में अधिनियमित किया गया। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 के बालक अधिकार अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पर राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो 20 जनवरी 2006 को प्राप्त होती है। कहा गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2007 में स्थापित किया गया। कब? 2007 में। आगे आता है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलेंगे।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थे। कहा गया भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। ठीक है, आगे राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान धारा नंबर 3 करती है। ठीक है, तो कहा गया बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल 7 अध्याय 37 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान है। इसके तहत केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन एक अध्यक्ष और कितने सदस्य मिलकर बनता है? तो 6 सदस्य। कल इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। आगे आता है, कहा गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं भी उपस्थित होंगी। क्या होंगी? 2 महिलाएं होंगी। आगे बढ़ते हैं, कहा गया राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का नहीं होता है। आप कहेंगे 3 वर्ष तक होता है, किंतु 65 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु से अधिक समय तक अपना पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसने जीवन में बालकों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि कितने? तो आप कहेंगे 3 वर्ष के लिए होगी। कितने? 3 वर्ष। 65 ईयर वो तो आप याद ही रखें। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है? केंद्र सरकार के आदेश से। किसके? केंद्र सरकार के आदेश से। धारा 7 के अनुसार अध्यक्ष को साबित कदाचार या आपके असमर्थता के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश पर उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग के कृत्य किस धारा में? तो आप कहेंगे धारा नंबर 13 में है। इस अधिनियम की धारा 13 में आयोग के कृत्य दिए गए हैं। बालक अधिकारों के रक्षा उपायों की परीक्षा और आपके पुनर्विलोकन करना, केंद्र सरकार के रक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बालक अधिकार के अतिक्रमण संबंधी मामले की जांच करना आदि आयोग के प्रमुख कृत्य हैं। आगे आता है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। यूपीएसआई 2025 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो आप कहेंगे केंद्र सरकार को। किसे? केंद्र सरकार को। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य सरकार करेगी। धारा 17 के अनुसार राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य आयोग में भी एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 2 स्त्रियां या महिलाएं होती हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष अधिकतम कितनी आयु तक? तो आप कहेंगे 65 वर्ष तक की आयु। ठीक है, 65 वर्ष तक की आयु। उसका कार्यकाल 3 वर्ष तक हो, परंतु कोई भी अध्यक्ष 2 कार्यकाल से अधिक पद को धारण नहीं करेगा। ये शर्त भी है, 2 बार, बस इससे ज्यादा नहीं। कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है, लेकिन मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक आप 2 बार भी 3 का कार्यकाल कर सकते हो। राष्ट्रीय या राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य अपने पद पर अधिकतम कितनी आयु तक रह सकता है? तो 60 वर्ष तक, अगर वो सदस्य है तो। आगे आता है, आगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब आता है? 31 दिसंबर 2015 को अधिनियमित होता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू होता है, तो आप कहेंगे 15 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2015 को अधिनियमित किया जाता है और आपके 15 जनवरी 2016 से लागू होता है। आगे आता है, आगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 15 जनवरी 2016 से लागू होता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब? तो 15 जनवरी 2016 को लागू होता है। ठीक है, आगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 लागू किस मामले में है? तो आप कहेंगे किशोरों के विरोध अभियोजन में भी, किशोरों के किसी भी शास्ति या कारावास के दंड में भी, है ना, दंड से संबंधित मामलों में, किशोरों के साथ विधिक संघर्ष में, उपयुक्त सभी मामलों में। तो किस धारा में ये बात कही गई? तो धारा 1 के 4 के अनुसार ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, आगे आते हैं,
कहा गया किशोर न्याय या बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के द्वारा आप कहेंगे किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु न्याय निर्णयन में शिशु मैत्री का दृष्टिकोण अपनाने के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। आगे कहा गया किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 ने इस अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए कुछ सिद्धांतों को तय किया है। ये कार्य क्या है, तो आइए देख लेते हैं कौन से कार्य हैं। तो आप कहेंगे समानता एवं गैर भेदभाव का मूल सिद्धांत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहा गया किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु कुछ सिद्धांतों को तय किया गया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, अधिकारों का कहा गया अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत, समानता एवं विभेद न किए जाने का सिद्धांत, अर्थात समानता और गैर भेदभाव का मूल सिद्धांत, कहा गया अपयोजन का सिद्धांत और आपके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। कहा गया है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा, उपयुक्त में से कोई के समक्ष नहीं। ठीक, कहा गया किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 31(1) के अनुसार देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश, कोई पुलिस अधिकारी, कोई कहा गया लोक सेवक, है ना, तो उपयुक्त में से कोई भी, है ना, हाँ उपयुक्त कोई भी नहीं, कोई भी के पास, ठीक है, किसी एक के पास। ऐसी कहा गया बाल विद्या सेवाओं या ऐसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक हो, या स्वयं बालक द्वारा तय किया गया हो, बालक कल्याण अधिकारी या आपके कहा गया परिवीक्षा अधिकारी द्वारा, या किसी नर्स डॉक्टर या आपके कहा गया परिचार्य, जो परिचार्य गृह होते हैं नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंधक के द्वारा दत्तक ग्रहण परिभाषित तो धारा 2 के 2 में, ठीक है, दत्तक ग्रहण परिभाषित इसके अनुसार या ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके तो हाँ किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 के 2 में दत्तक ग्रहण की बात कही गई है। जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया गया और वह अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्व सहित जो किसी वैध बालक से जुड़ा हो जैविक बालक बन जाता है। भीख मांगना परिभाषित तो धारा 2 के 8 में भीख मांगना। कहा गया किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 के 12 के अनुसार बच्चों से अभिप्राय है जिनकी 18 वर्ष की आयु पूरी ना की गई हो या पूरी नहीं है। कहा गया यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो, विचारण के कागज दरमियान ही वह आपकी वयस्कता मतलब वयस्क हो गया हो, वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मामले की कार्यवाही कहां पर, तो आप कहेंगे अभी भी किशोरों की बात ही चलेगी। ठीक है, कहा गया आपके संप्रेषण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है, तो विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित है। तो धारा 47 के तहत कहा गया आपके संप्रेषण गृह में जांच लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अविकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। आगे आते हैं, बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे, बताएं। बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे, समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, समिति में एक अध्यक्ष और एक महिला, तो समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। आगे आता है, एक महिला भी है। अच्छा, सीआरपीसी के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपयुक्त सभी, तो क्या बोलोगे, उपयुक्त सभी होंगे, उपयुक्त सभी होंगे। ठीक, आ दो भाई। आगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 27 के 2 के अनुसार
बाल कल्याण समिति एक अध्यक्ष और 4 ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, और इनमें से कम एक महिला भी शामिल होगी, महिला सदस्य भी होगी, और अन्य बालकों से संबंधित विषयों के विशेषज्ञ होंगे। धारा 27 के 9 के अनुसार कहा गया समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी। कहा गया विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं, तो ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 48 के अनुसार विशेष गृह में ऐसे बालकों को रखा जाएगा जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड की धारा 18 के अधीन किए गए आदेश के अधीन वहां पर रखे गए हैं। आगे आता है कहा गया किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल गृह की स्थापना एवं रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है, तो सभी के द्वारा ये है, उपयुक्त सभी। ठीक है, कहा गया किशोर न्याय क्या किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 अंतरदेशी नातेदार दत्तक ग्रहण पर लागू होगा, तो आप कहेंगे हाँ, धारा 60 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार। आगे देखो, हाँ, किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 60 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार अंतरदेशी नातेदार दत्तक ग्रहण पर लागू होता है। विदेश में रहने वाला कोई नातेदार जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से प्राधिकरण द्वारा बनाए नियमों के अनुसार दत्तक ग्रहण हेतु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित होता है, तो 10 जनवरी 2007 को अधिनियमित होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु है तो 21 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। धारा 2 में यह बात कही गई है। 2 का में बालक की परिभाषा दी गई। परिभाषा इस प्रकार, बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है तो वह 21 वर्ष से आयु पूर्ण न की हो, यदि वह महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो। तो बालक पूछा था, पुरुष तो 21 वर्ष। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में अवयस की परिभाषा दी गई, तो आप कहेंगे 2 के 4 में। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस की परिभाषा धारा 2 के 4 में दी गई है, जो इस प्रकार है। अवयस्क का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके विषय में आपके वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाए कि उसने आपके वयस्कता प्राप्त नहीं कर ली है, अर्थात अवयस्क है। वयस्क मतलब वो अभी एडल्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, ऐसे समझो, है ना, ठीक है। अवयस्क वह है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, लेकिन यदि किसी अवयस्क के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है तो वह 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। कितना? 21 वर्ष की। बाल विवाह शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, तो जिला न्यायालय में। धारा 3 के अनुसार प्रत्येक बाल विवाह चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित किया गया हो, ऐसे आपके कहा गया संविदाकारी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरण ही होगा जो विवाह के समय बालक था। बालक विवाह शून्य कराने के लिए याचिका जिला न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा। कहा गया बाल विवाह शून्य कराने की याचिका कब तक ही दाखिल की जा सकती है, तो जैसे वयस्क हो गए तो वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, ठीक है। आ दो भाई। धारा 3 में बताया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है। अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक आगे आपके आज्ञा प्राप्त की जा सकते। तो 2-3 वर्ष कहाँ, 2 वर्ष बताए गए, तो पहले तो ऐसे ही गलत हो गया।
आगे आते हैं। एक आपके आज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश भी होगा। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि ए इज राइट आंसर। पहली बात तो वैसे ही गलत थी, 2 वर्ष की बात थी। वयस्क होने के बाद 2 वर्ष के भीतर की जा सकती है। ठीक है, आ दो भाई। कहा गया बाल विवाह की महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। तो आप कहेंगे अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता पिता की और वयस्क पुरुष की, तो इन दोनों की होगी। धारा 4 में बाल विवाह की महिला के भरण पोषण एवं आवास के लिए व्यवस्था का प्रावधान है। बाल विवाह के कारण जब विवाह शून्य हो गया है तब जिला न्यायालय बाल विवाह के पुरुष पक्षकार को, और यदि पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को आदेश देगा कि बाल विवाह के महिला को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का भुगतान करें। क्या बात है। बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित तो होगा तो 2 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना तक। धारा 11 के अनुसार बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए आपके दुष्प्रेरित करने वाला 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरेगा। कहा गया निम्न परिस्थितियों में अवयस्क का विवाह आरंभ से शून्य होगा। तो कब होगा, तो आप कहेंगे उपयुक्त सभी स्थितियों पर। यदि अवयस्क बालक को विधि पूर्ण आपके संरक्षकता में से ले जाया जाता है तो उसे ले जाने के बल का प्रयोग आपके काव्य प्रवचन पूर्ण प्रयोग से उत्प्रेरित करना हो, है ना, कर लो अभी शादी, फिर होगी ना तुम्हारी शादी दोबारा, है ना, कुछ भी ऐसे, है ना। आ दो भाई। कहा गया बाल विवाह बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जा सकता है। तो आप कहेंगे 2 वर्ष कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माने तक। धारा 9 में यह बात बताई गई है। आ जाओ तो आगे आता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कहा गया व्यायाधीश कौन जारी करता है, तो व्यायाधीश प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जारी करता है। बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी, तो विवाह पक्षकारों या माता पिता को मिलती है। 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 5 में बाल विवाह की संतानों की अभिरक्षा तथा भरण पोषण का प्रावधान है, जिसके अनुसार जिला न्यायालय विवाह के पक्षकार या उनके माता पिता या संरक्षक द्वारा बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा तथा भरण पोषण करने का आदेश देंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है, तो अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा या बच्ची थी, प्रत्येक बालक अयोग्य है, जिला अदालत में अव्यवस्था के तो 3, ये तो बात एकदम खराब हो गई ना। आगे आते हैं। एक आगे आपत्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और माता पिता, एकदम वही सेम टू सेम क्वेश्चन चिप दी है यहाँ पर ना। आ जाओ, एक बात सही है, ठीक है। अब ज्यादा टाइम पास इधर उधर क्या करना है ना, जो बात सही है वो सही है। कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई आखाद्य या आपके घृणात्मक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को आखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा, वह दंडित होगा। कितना, तो आप कहोगे कम से कम 6 माह के लिए कारावास और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के लिए हो सकता है। कम से कम 6 माह के लिए, अधिकतम 5 वर्ष के लिए। धारा 3(1) के काम में यह बात बताई गई। कहां पर, धारा 3(1) के काम में यह प्रावधान किया गया। कहा गया अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें की गई, तो धारा 3 में की गई है। कहां पर, धारा 3 में की गई। कल पढ़ा भी रखा है, ठीक है। धारा 3 में और धारा 2 में परिभाषा, धारा 4 में कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड, और धारा 4 में आपके पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड की व्यवस्था की गई है। आगे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कि किसी व्यक्ति या परिवार या समूह के सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार को लागू करने या इसकी धमकी देने की सजा है, तो क्या होगी। अब आप बताओगे इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो क्या बोलोगे आप कहेंगे कि आपका एक अवधि के लिए कारावास 6 महीने से कम नहीं, और लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
पहले तो 6 माह तक होगा, फिर उसके बाद बढ़ाया जा सकता है। आगे आता है 5 वर्ष का आगे, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करने में विफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है। तो कितना, 1 वर्ष तक के कारावास को बढ़ सकता है, 1 वर्ष तक के लिए, धारा 4 के अनुसार बताया गया है। तो आगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने में निम्न में से दंड की भागी होगा। तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कि कोई भी लोक सेवक को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य ने दंड के भोगी होंगे, धारा 4 के अंतर्गत। कहा गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा के कहा गया पश्चात वर्ष के तहत पश्चात वर्षीय दोष सिद्धि होने पर वर्धित, अभी बताया ना पीछे क्वेश्चन पे, धारा 5 के अंतर्गत ये बात बताई। आगे आता है कहा गया निम्नलिखित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में सामाजिक बहिष्कार से अभिप्राय है। तो आप कहेंगे उपयुक्त सभी बातें हैं। रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक संबंधों में रहने के लिए, अन्य व्यक्तियों से अलग करने के लिए, किसी व्यक्ति को आपके अनुज्ञात करने से इनकार करना, या धारा आपके 2 के अंगा खा के अधीन परिभाषित की गई। सारी बातें वही फिर लिख दी गई। आगे देखो कहा गया अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पीड़ित से अभिप्राय है। तो ये सभी बातें हैं, बाकी आप वीडियो को रोक करके पढ़ो, खुद स्वयं पढ़ो ना, आपको रास्ते बताए जा रहे हैं। कहा गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पीड़ित को परिभाषित किया गया। तो आप कहेंगे धारा 2 के अंगा के गांव में परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति निम्न में से किसके लिए हकदार नहीं है। तो किसके लिए हकदार नहीं होगा, तो आ दो भाई देख लेते हैं किसके लिए नहीं होगा। तो आप कहेंगे अलग से सुनवाई का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धारा 21 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अलग से सुनवाई के अधिकार का हकदार नहीं, किंतु अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय का अधिकार, आपकी निष्पक्षता सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार पाने का अधिकार तथा न्यायालय की कार्यवाहियों का युक्त यथार्थ और समय पर सूचना पाने का अधिकार रखता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आश्रित से अभिप्राय है। तो आप कहेंगे उपयुक्त सभी पति पत्नी बालक माता पिता भाई बहन जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित हो। आगे यदि लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। तो क्या बोलोगे, 12 महीने, 24 महीने, 3 महीने या 6 महीने। तो आप कहोगे 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, अधिकतम, अच्छा सॉरी, न्यूनतम 6 महीने तक, अधिकतम 1 वर्ष तक। ठीक, अधिकतम कितना, 1 वर्ष तक। आगे आते हैं जो कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 1 वर्ष तक की कारावास से दंड। आगे देखो 150वां क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग धीरे धीरे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में विशेष न्यायालय से अभिप्राय तो सेक्शन न्यायालय से, किससे, सेक्शन न्यायालय। ठीक है, धारा 14 में विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत है। तो धारा 18 के अंतर्गत। किसके, धारा 18 के अंतर्गत। बाकी आप पढ़ सकते हो। संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संबंधित। धारा 17 से। किससे, धारा 17 से। अस्पृश्यता का अंत किया जाता और इसका
उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता में उपजी किसी अनियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अतः संविधान का अनुच्छेद 17 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित है। आगे देखो, कहा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में लोक सेवक परिभाषित तो धारा 2 के तहत, ये धारा 2 के खा के छा में लोक सेवक परिभाषित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था क्या? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार रोकने हेतु। किसके लिए? तो रोकने के लिए। और देख लेते हैं, फिलहाल ऑप्शन ए पहले यहाँ पर सही मान कर चलते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर होगा कुछ और उससे बेहतर होगा तो वो भी सही हो सकता है। अच्छा, और सभी हैं, ठीक है। विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालयों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने हेतु तथा अपराध के लिए विचारण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुनर्वास संबंधी निवास विषयों के उपबंध के लिए उपयुक्त सभी उद्देश्यों के लिए। वही बात यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। आ दो भाई, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अपराध निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दंड अधिकतम दंड दिया जा सकता है, तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है अधिकतम। तो कहा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 की 2(i) में अधिकतम दंड मृत्यु दंड का प्रावधान है। कहा गया धारा 3(2) की आई के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी अपराध में फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, जिसका दंड मृत्यु दंड से दंडनीय होगा या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। इस प्रकार यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को दोष सिद्ध कर फांसी दी जाती तो उस व्यक्ति को जिसने ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। आगे किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदया के पास होता है, अनुच्छेद 341 के सब आर्टिकल 1 के द्वारा। आगे आते हैं, आगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित है अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना निम्न में से कौन दंड का भागी होगा? तो कोई भी लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए आंसर इज राइट आंसर। धारा 4 में यह बात बताई गई। आगे कहा गया निम्नलिखित में से 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है। किसी मंदिर के लिए एक कहा गया देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध है। तो आप कहोगे दोनों बातें सही हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधीनस्थ न्यायालय में पदों को आरक्षित करने के लिए कौन कानून बनाने के राज्य विधायिका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया? तो आप कहेंगे बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह। कल भी पढ़ाया मैंने इनके बारे में। आगे आता है क्वेश्चन नंबर आपका आता है 160। कहा गया निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है? तो किसी मंदिर के लिए देवदास के रूप में एक अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा। दूसरा कहा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या आपके कागज स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध है। तो क्या बोलोगे? ए और तो दोनों से। धारा नंबर 3(1) के खा में ये बात बताई गई है। कहा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास है।
अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 338 बी के तहत आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 338 बी में है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कहाँ पर, आर्टिकल नंबर 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आर्टिकल नंबर 338 ए, और पिछड़ा वर्ग के लिए आप कहेंगे 338 बी के तहत है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत आयोग की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग की नियुक्ति की सकती है। कहा गया अनुसूचित जनजाति के पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अस्तित्व में आया था तो 2004 में। कब आया? 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था 2004। 338 का के अंतर स्थापित करके की गई थी। इस संशोधन द्वारा तत्कालिक राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग को 2004 से अलग दो अलग अलग आयोगों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभक्त किया। आगे देखते हैं। अब आता है, यहाँ से खत्म हो गया, वो आपका अगला होगा जो भी अब पढ़ाएंगे। तो ये थी आपकी मूल विधि का ये वाला पोर्शन। अगला मूल विधि का ही है पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव संरक्षण से संबंधित। तो अगली क्लास होगी, वो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर भी करना। सारे के सारे 162 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन प्लस थे, मैंने बताया भी था पहले भी कि 150 प्लस क्वेश्चन है। तो सारे के सारे वो आपके कंप्लीटली कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, और जो व्याख्या नहीं पढ़ी वो आप जरूर पढ़िएगा रोक रोक करके, ठीक है। तो मिलेंगे।